जापान और चीन की लोक कथाओं में बाकू को एक ड्रीम ईटर, सपनों को खाने वाला राक्षस माना जाता है। कहा जाता है कि यह तब प्रकट होता है जब कोई बुरे सपनों में फंस जाता है। लेकिन क्या यह वास्तव में मदद करता है या कुछ और खौफनाक कर जाता है? रवि नाम का एक लड़का जो टोक्यो में पढ़ाई कर रहा था, कुछ हफ्तों से भयानक सपनों से परेशान था। हर रात उसे एक ही सपना आता था। एक काली छाया उसके बिस्तर के पास खड़ी होती, उसकी सांसें तेज हो जाती और कोई गहरी गूंजती हुई आवाज कहती, मैं तुम्हारा सपना खाऊंगा। और अगले ही पल उसकी आत्मा जैसे कहीं और चली जाती। उसे लगता कि वो एक अंधेरे खाली जगह में कैद हो गया है। क्या यह सपना है या मैं मर चुका हूं? एक रात जब रवि का सपना और ज्यादा डरावना हो गया, उसने बचपन में सुनी बाकू की कहानी याद की। अगर कोई बुरे सपने से बहुत परेशान हो तो उसे बाकू, मेरा सपना खा जाओ, कहना चाहिए। डर से कांपते हुए रवि ने वही कहा, बाकू, मेरा सपना खा जाओ। और अचानक एक विशालकाय परछाई उसकी आंखों के सामने आ गई। ये आधा हाथी जैसा, आधा शेर जैसा दिखता था और इसकी आंखें अंधेरे में जल रही थी। बाकू ने धीरे धीरे अपने लंबे जबड़े खोले और रवि का सपना खाने लगा। लेकिन यह कुछ ज्यादा ही खाने लगा। जैसे ही रवि ने राहत की सांस ली, वो महसूस करने लगा कि कुछ अजीब हो रहा है। उसका शरीर धीरे धीरे सुन्न होने लगा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और फिर जब उसकी आंखें खुली तो वो अपने कमरे में नहीं था। वो एक अजीब खाली जगह पर खड़ा था। चारों तरफ अंधेरा, दूर दूर तक कुछ भी नहीं और हवा में तैरती आवाजें। वो अब एक साया बन चुका था। बाकू ने सिर्फ उसका सपना नहीं खाया था, बल्कि उसकी आत्मा भी निगल ली थी। सुबह जब उसके रूममेट्स ने देखा कि रवि अब भी अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था, उन्होंने उसे हिलाया, लेकिन वो नहीं उठा। डॉक्टर ने कहा कि उसका शरीर जिंदा था, लेकिन उसकी आत्मा जैसे कहीं खो गई थी। और उस रात उसके कमरे में किसी ने फुसफुसाकर कहा, और कोई बुरे सपने देख रहा है? दरवाजे की दरार से एक साया बाहर झांक रहा था। रवि की मौत के बाद रवि के शरीर में अब कोई हलचल नहीं थी। डॉक्टरों ने उसे मस्तिष्क मृत्यु घोषित कर दिया था, लेकिन उसका शरीर अब भी जिंदा था, मानो कोई अनदेखी शक्ति उसे पकड़कर बैठी हो। पर असली डरावनी चीज तब हुई, उस रात जब उसके दोस्त अजय ने रवि के कमरे में अकेले सोने का फैसला किया। अजय गहरी नींद में चला गया, लेकिन आधी रात को उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। वो धीरे धीरे उठा और देखा, रवि का शरीर वैसे ही पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी। और फिर उसकी आंखों में अजीब सा अंधेरा था, मानो वो अब रवि नहीं था। अब तुम्हारी बारी है, अजय चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और खिड़कियों के बाहर सिर्फ अंधेरा था। अजय का शरीर जम चुका था। अचानक कमरे में ठंडी हवा बहने लगी और रवि का शरीर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। फिर वही अंधेरी छाया प्रकट हुई, बाकू। लेकिन इस बार बाकू ने सिर्फ अजय का सपना नहीं खाया, बल्कि उसकी पूरी आत्मा चूस ली। अजय ने महसूस किया कि उसकी आत्मा बाहर खींची जा रही है और वो अब एक भटकती हुई साया बन चुका था। अगली सुबह जब बाकी दोस्त अजय को जगाने गए तो उन्होंने देखा अजय भी रवि की तरह मरा पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें खुली थी और उसकी पुतलियां पूरी तरह काली हो चुकी थी। कमरे के बाहर एक परछाई दीवार पर नाच रही थी। अब अगला कौन? क्या बाकू अभी और आत्माएं निकलेगा या कोई इसे रोक पाएगा? अब अगला कौन? अजय की मौत के बाद पूरा हॉस्टल खौफ में था। एक ही हफ्ते में 2 मौतें और दोनों के खुली आंखें और काली पुतलियां। यह कोई सामान्य हादसा नहीं था, लेकिन असली झटका तब लगा जब एक और लड़का
मयंक अचानक रात में ही गायब हो गया। सुबह जब दोस्तों ने मयंक के कमरे का दरवाजा खोला, अंदर का नजारा रूह कंपा देने वाला था। कमरे की दीवारों पर खून से कुछ लिखा था, स्वीट ड्रीम्स, हा हा हा। और बिस्तर के बीचों बीच मयंक की अधजली लाश पड़ी थी। उसका शरीर अंदर से जल चुका था, लेकिन बाहर की त्वचा वैसी ही थी और उसकी भी आंखें खुली थी, पूरी काली। अब दोस्तों को समझ आ चुका था कि यह कोई साधारण भूतिया ताकत नहीं, बल्कि बाकू खुद उनकी आत्माएं निगल रहा था। लेकिन फिर तभी किसी का फोन बजा। रवि का नंबर स्क्रीन पर चमक रहा था। रवि तो मर चुका था। अंकित ने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। हेलो रवि। लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आई। फिर अचानक एक डरावनी, गहरी फुसफुसाती आवाज आई, तुम लोग भी आ रहे हो? बहुत जल्दी। और फिर फोन से किसी के हंसने की आवाज आई, लेकिन यह हंसी इंसानों की नहीं थी, बल्कि किसी दैत्य की थी। फोन अपने आप बंद हो गया। अंकित, सूरज और बाकी दोस्तों ने शहर छोड़ने का फैसला किया। वे सभी कार में बैठकर हॉस्टल से निकल गए। लेकिन फिर रास्ते में घना कोहरा छा गया और अचानक कार रुक गई। घड़ी की सुइयां उल्टी चलने लगी। सड़क पर एक छाया दिखाई दी। रवि, अजय और मयंक तीनों उनके सामने खड़े थे, लेकिन अब वे इंसान नहीं थे। वे बाकू के गुलाम बन चुके थे। अब तुम्हारी बारी है। कार अपने आप जलने लगी और उनकी चीखें गूंज उठीं। कहते हैं इसके बाद वे तीनों कभी नहीं लौटे। और जो भी ये कहानी पढ़ता है, रात में सपने में बाकू उसे देखने जरूर आता है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं। अंकित, सूरज और बाकी दोस्तों के जलते हुए शरीर की चीखें पूरी सड़क पर गूंज रही थी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। उनकी कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पुलिस को वहां कोई शव नहीं मिला। उनका शरीर कहा गया। बाकू ने उनकी आत्माओं को निगल लिया था। अंकित को लगा वह मर चुका है, लेकिन फिर उसकी आंखें खुली। वो एक अंधेरे कमरे में था। चारों ओर धुआं फैला था और सामने एक भयानक दरवाजा। दरवाजे के पीछे से किसी के हंसने की आवाज आ रही थी, तुम अभी मरे नहीं, तुम बस मेरे जाल में फंस गए हो। अचानक दरवाजा खुला और अंकित को अंदर खींच लिया गया। अंकित जब होश में आया तो उसने देखा कि उसके बाकी दोस्त भी वहां थे, लेकिन उनके चेहरे जल चुके थे। उनकी आंखें सफेद हो चुकी थी और उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहा था, हमें बचाओ। वो कोई आम जगह नहीं थी, वो बाकू की दुनिया थी। एक ऐसी जगह जहां डरावने सपने हकीकत बन जाते हैं और इंसान की आत्मा हमेशा के लिए खो जाती है। अंकित ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दीवारों से भयानक हाथ बाहर आने लगे और उन्हें पकड़ने लगे। और फिर सामने बाकू प्रकट हुआ। उसका शरीर काला था। उसकी लाल चमकती आंखें सीधे अंकित की आत्मा में झांक रही थी। अब तुम मेरे गुलाम हो। अंकित ने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज ही गायब हो गई। बाकू ने अपना विशाल मुंह खोला और अचानक किसी ने अंकित का हाथ पकड़ लिया। वो एक बूढ़ा साधु था। बाकू को हराने का एक ही तरीका है, जाग जाओ। लेकिन मैं तो मर चुका हूं। नहीं, ये बस एक सपना है। अगर तुम जाग गए तो तुम बच सकते हो। अंकित को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी उसने अपने कानों में सुना, अंकित उठो। कहीं दूर से एक घंटी की आवाज आ रही थी। वो धीरे धीरे तेज होने लगी और फिर अंकित ने अपनी आंखें खोली। अंकित हॉस्टल के अपने कमरे में था। रात के 3 बज रहे थे। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन वो जिंदा था। तभी फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, मयंक, जो मर चुका था। अगर तुम इस कहानी को पढ़ चुके हो
तो अब तुम्हें भी सपनों में बाकू दिख सकता है। लेकिन याद रखना, अगर सपने में वो तुम्हें छू ले तो तुम कभी वापस नहीं लौटोगे। क्या अंकित सच में बच गया या ये सिर्फ शुरुआत थी? अब कोई नहीं बच सकता। फोन की स्क्रीन पर मयंक का नाम चमक रहा था। अंकित के हाथ कांप रहे थे। उसने फोन उठाया और धीरे धीरे कान से लगाया। हेलो। दूसरी तरफ से सिर्फ एक आवाज आई, तुम अभी भी सो रहे हो। इसके बाद फोन कट गया। अंकित को एहसास हुआ कि वो सच में नहीं बचा है। वो अभी भी बाकू के जाल में फंसा है। अंकित ने इधर उधर देखा। वो अभी भी हॉस्टल के अपने कमरे में था। लेकिन कुछ अजीब था। उसके फोन पर तारीख 3 दिन पीछे की दिख रही थी। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी और कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दरवाजे के बाहर अंधेरे में एक परछाई थी, धीरे धीरे बढ़ती हुई। बाकू, अब तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए मेरी है। अंकित पूरी ताकत से भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे के बाहर कदम रखा, वो वापस अपने कमरे में आ गया। ये क्या हो रहा है? बाकू ने एक भयावह हंसी भरी और कहा, यह दुनिया अब एक अंतहीन सपना है। यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। अब तुम हमेशा के लिए यही फंसे रहोगे। अचानक कमरे की दीवारें पिघलने लगी, फर्श गायब होने लगा और अंकित नीचे गिरने लगा, एक अंधेरी गहराई में। अब ये अंत है। अंकित, उठो। फिर से घंटी की वही आवाज, एक और पुकार, लेकिन ये आवाज जानी पहचानी थी। अंकित बेटा, उठो। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। वो अपने घर में था। उसकी मां उसे जगा रही थी। सुबह के 7 बज रहे थे। धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। क्या ये सब सिर्फ एक सपना था? अंकित को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा देखा कि उसकी सांसें रुक गई। उसके फोन की स्क्रीन पर वही मिस्ड कॉल थी, मयंक, और तकिए के नीचे से कुछ गिरा। एक जली हुई नोटबुक। नोटबुक के पहले पेज पर खून से लिखा था, मैं अभी भी तुम्हें देख सकता हूं। तो क्या अंकित सच में बच गया या ये सिर्फ एक और सपना है? अगर तुमने इस कहानी को पढ़ा तो अब बाकू तुम्हें भी देख सकता है। अगर ये सपना था तो ये नोटबुक यहां कैसे आई? अंकित के हाथ में जली हुई नोटबुक थी। उसके पन्ने जल चुके थे, लेकिन आखिरी पेज पर खून से लिखा था, अब तुम जाग भी नहीं सकते। अंकित धीरे धीरे कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के नीचे से किसी के चलने की परछाई दिख रही थी। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस हल्की हंसी की आवाज। हाँ, तुम सोचते हो कि तुम बच गए? अंकित के रोंगटे खड़े हो गए। अंकित ने घड़ी देखी, अभी भी 7 बज रहे थे। समय आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? उसने धीरे धीरे टेबल पर रखा मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर वही मैसेज लिखा था, अब तुम कभी नहीं जागोगे। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। एक काली परछाई दरवाजे से अंदर घुस आई। उसकी लाल आंखें चमक रही थी। अब तुम्हारा सपना मेरा घर बन चुका है। तुम बाहर जाने की कोशिश भी मत करना। अंकित ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम चुके थे। बाकू ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। अब सो जाओ, हमेशा के लिए। अंधेरा, बस गहरा अंधेरा। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। और फिर, अंकित, उठ बेटा, कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। अचानक अंकित ने आंखें खोली। वो फिर से अपने कमरे में था। सुबह हो चुकी थी। मां दरवाजे पर खड़ी थी। आज 3 दिन बाद की तारीख थी। फोन की स्क्रीन बिल्कुल ठीक थी। कोई अजीब मैसेज नहीं। क्या वह सपना सच में खत्म हो चुका था? वो धीरे धीरे बाथरूम की ओर गया, चेहरा धोने के लिए। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसकी आत्मा कांप गई। आईने पर खून से लिखा था, अब मेरी बारी। आईने के अंदर से बाकू ने मुस्कुराकर देखा और दरवाजा बंद हो गया। तो क्या अंकित सच में जाग चुका था, या अब वो खुद भी किसी और के सपने का हिस्सा बन चुका था?
तुम भी इस कहानी को पढ़ चुके हो। अगला सपना तुम्हारा हो सकता है।